अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। ये सहरी से कुछ मिनट पहले का टाइम था। मैं भी वॉक कर रही थी क्योंकि इतना अच्छा मौसम हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना वॉक करने में। यहाँ पे जब मैं करने लगी थी सहरी, सहरी में आज मैंने बनवाई थी भिंडी। मुझे भिंडी बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई रोज़ भी भिंडी खिलाए ना, मैं रोज़ भी बहुत शौक से खा लेती हूँ। तो मैंने अपनी फुप्पो को कहा था कि भिंडी बना लो आज, मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मेरे इन लॉज में थोड़ी डिफरेंट तरह की भिंडी बनती है। यहाँ पे प्याज और खूब सारी हरी मिर्चों के साथ भिंडी बनती है, साथ में कबाब है, चटनी है, पराठा है। बस सहरी करती हूँ, नमाज़ पढ़ूंगी, फिर सो जाऊंगी। ये जोहर के बाद का टाइम है और अभी फुप्पो और मैं बाहर आए हुए थे मार्केट, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी। फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो वो लेने के लिए आए थे। और मुझे लगता है सब्ज़ी बड़ी सस्ती हुई हुई है। यानी ये गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, बैंगन शैंगन बड़े सस्ते हैं। असल जो महंगे थे वो करेले और भिंडी महंगी थी, लेकिन सब्ज़ी फिर भी मुझे सस्ती लगी। लेकिन जो फ्रूट्स थे, तोबा तोबा तोबा, फ्रूट तो इतने महंगे हुए हुए थे ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 300 रुपये दर्जन केले मिल रहे हैं, 250 रुपये किलो सेब है। फ्रूट्स तो बहुत महंगे हैं, जबकि बहुत से कंट्री में ना रमज़ान आता है चीज़ें सस्ती हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें डबल महंगी हो जाती हैं। रमज़ान इतना बरकत वाला महीना है, बस क्या कहें। गैस रहे तो वो लाइट नहीं रहने देती। हाँ ऐसा ही है पुप्पो। आलू रखे हैं तो लाइट चली गई। वही ना। बस यहाँ पे फुप्पो और मैं बैठे आपस में बातें कर रहे थे, और इतने ही अफ्तार का टाइम हो जाता है, अफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं। दिन इतना छोटा होता है, पता ही नहीं चलता। मैं सुबह 11 बजे उठती हूँ, उसके बाद कुरान पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर का टाइम होता है, रेस्ट करते हैं, फिर इतने में असर हो जाती है, फिर अफ्तार की तैयारी हो जाती है और दिन ख़त्म हो जाता है। रमज़ान में दिन इतना छोटा होता है ना, पता ही नहीं चलता कि कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया है। बस यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना दी थी, और बहुत से लोगों के घर में शायद फ्रूट चाट नहीं बन रही, क्योंकि बहुत से लोगों ने फलों का बाइकआउट कर रखा है, क्योंकि फ्रूट बहुत महंगा। लेकिन मेरे इन लॉज में लाजमी फ्रूट चाट बनती है। मेरे जो इन लॉज हैं ना, फ्रूट चाट के शौकीन है। यहाँ पे इतना बड़े बाउल में फ्रूट चाट बन जाती है, और फिर तरावी तक आप खाते रहो। अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं है ना, अगर वो हो तो इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, और ये बहुत शौक से खाई जाती है मेरे हमारे यहाँ ना फ्रूट चाट। यहाँ पे मैं और मेरी नंद मिलकर ब्रेड पकौड़ा बना रहे थे। वो मेरी साथ में हेल्प कर रही थी, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं करने देता। जबकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ आप मुझे थोड़ा काम करने दो, क्योंकि इंसान बैठे बैठे ना बोर हो जाता है। तो मेरी साथ हेल्प करवा रही थी, क्योंकि मेरे इन लॉज में ना थोड़ा गैस का इशू है। यहाँ पे इतनी गैस नहीं आती है, कभी आती है कभी नहीं आती। तो ज़्यादातर सिलेंडर यूज़ होता है, और मुझे सिलेंडर यूज़ करना आता नहीं है, तो इसलिए फिर वो ना मेरे साथ खड़ी रहती हैं, क्योंकि मुझे यूज़ करना आता नहीं, ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। वैसे इस ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी बताने की तो ज़रूरत नहीं है, सबको ही आती होगी, फिर भी बता देती हूँ। सिंपल आलू लिए थे, उसे मैंने बॉईल कर लिया था, उसे मैश कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, जिसमें नमक, मिर्च कुटी, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, और जो भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका जो है वो मैंने डाल दिया था, और उसे अच्छे से मिक्स करके आलू का ना मिक्सचर बना लिया था। फिर एक ब्रेड स्लाइस पर जो है वो हरी चटनी लगाई थी। हरी चटनी सिंपल, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और थोड़ा सा पानी डालकर ना पीस ली थी, वो लगाई। आलू का ये मिक्सचर खूब सारा लगाया, और दूसरी से वो जो ब्रेड पर जो है ना, वो मैंने केचप लगा रखी है, और उससे जो है वो मैं कवर कर दूँगी। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो फिर आप हरी चटनी मत लगाइएगा, दोनों साइड पर जो है ना आप केचप लगा लीजिएगा, वो तब आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस इसे दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। जिस शेप में आपने इसे कट करना होगा उस शेप में कट कर लेंगे, और फिर इसे बेसन के बैटर में ना डिप करके इसको ना फ्राई कर लेंगे, तो ब्रेड पकोड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप मौसम देखिए, पंजाब में तो मौसम की समझ नहीं आ रही कि सर्दियों के कपड़े वापस निकाल लेने हैं या गर्मियों के कपड़ों को वापस रख देना है। क्योंकि सर्दियाँ जाते जाते जो है ना वापस आ गई हैं, और गर्मियाँ जो है वो आ रही थी वो चली गई हैं। क्योंकि अप्रैल का महीना और ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ दोबारा आ गई हैं, क्योंकि रोज़ बारिशें हैं और इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है ना। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश, आंधी तूफ़ान आया हुआ है ना, कि बस अल्लाह पाक बारिश भी दे तो रहमत वाली दे, आमीन। लेकिन वेदर जो है पंजाब का एकदम से चेंज हो गया है। जो सिंध का में तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन पंजाब में जो पंजाब का वेदर काफ़ी बदल गया। हमारे यहाँ तो कोई टेम्परेचर 18, 17, 15 इस तरह से चल रहा है। लेकिन जो रोज़े हैं ना वो बड़े अच्छे हो गए हैं। रोज़ों का पता ही नहीं चलता है, ना तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है ना रोज़े में, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो मौसम है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया एकदम से। दोपहर में धूप थी, और एकदम से असर के टाइम पे बादल आ गए, और एकदम से काली घटा जो है वो छा गई। बस यहाँ पे मैं खड़ी थी, और जो है मैं जा नमाज़ लेकर आई थी। मैंने कहा बाहर ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हो रहा है।
इतना कोई अच्छा मौसम हुआ हुआ था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये आप सोचोगे कि इतनी तो बारिश नहीं हो रही कि अम्ब्रेला लेकर खड़ी है, बस मैं वैसे ही पिक्चर्स बना रही थी अपनी, हमें शो किया टाइम पास कर रही हूँ। और बस यहाँ पे जब बारिश स्टार्ट हो गई थी, ये कोई 6 बजे का टाइम था, अभी अफ्तार होने में टाइम था, और एकदम से इतनी गरज चमक के साथ जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस अच्छा, भी मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि आपका दिल लग रहा है ससुराल में। हाँ यार, लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। दिल तो लगाना पड़ता है, ऑब्वियसली हर इंसान को थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल होती है, लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता ना लग ही जाता है। ऑब्वियसली अभी मुझे भी मुश्किल होती है, मुझे भी अपने घर की बहुत याद आती है, अपनी अम्मी मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि मैं सारा दिन अम्मी के साथ बातें करती रहती थी ना, उन्हें तंग करती रहती थी, तो याद तो बड़ी आती है। लेकिन मैं अपने घर वालों को बताती नहीं हूँ कि मुझे याद वाद आ रही है ना। तो इस तरह अगर बताने से ना दूसरे जो होते हैं ना घर वाले, फिर वो और ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, वो खुद उदास होते हैं, फिर मैं उन्हें बताकर उदास कर दूँ। तो इसलिए मैं ऐसे ही प्रिटेंड करती हूँ कि मुझे कोई याद शाद नहीं आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली अपने घर की याद तो सबको आती है, लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा याद जो है ना वो मैं अपनी अम्मी को करती हूँ, क्योंकि वो मेरी एक अम्मी के साथ एक अटैचमेंट थी, क्योंकि मैं सुबह उठती थी ना जब भी, तो अम्मी के रूम में जाके मैं अम्मी को तंग वगैरह करती थी। उसके बाद फिर मुझे अपनी बहन की आती है, लेकिन खैर ज़िंदगी है, इंसान हो ही जाता है जस्ट। खैर यहाँ पे जो वो ब्रेड पकौड़ा जो बनाया था ना, उसको बेसन के बैटर में हमने डिप करके उसे फ्राई कर लिया था, और सिंपल बेसन का बैटर बनाया था जो है नमक मिर्च डालकर ना। और ये ब्रेड पकौड़ा की शक्ल, यहाँ पे लाइट नहीं थी और गैस भी नहीं थी, सिलेंडर पे सारी चीज़ें फ्राई हुई हैं। तो क्योंकि बारिश आई, बारिश जैसे आई लाइट भी चली गई और गैस भी चली गई, तो हमने पकोड़े बनाए थे, ब्रेड पकोड़ा था और फ्रूट चाट थी, और जो है मिल्क शेक बनाया था, और जो है शरबत था। बस ये अफ्तारी थी। और अभी अफ्तारी के बाद भी स्टिल बारिश हुई थी, जो बारिश 6 बजे से स्टार्ट हुई है ना, रात के 9 बजे रुकी है। और यहाँ पे मैं दूध सेवइयों वाला मीठा बना रही थी, इसलिए क्योंकि मेरी फूफा कहती थी कि तुम छोटे मोटे काम करती रहती हो, तो कोई मीठा भी बना लो ना, वो एक रस्म होती है। वो इसलिए मैंने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि मेरी फूफा और मैं वेट कर रहे थे कि जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे ना, फिर कोई लेविश वाला अच्छा सा मीठा बनाएंगे। तो मैंने उन्हें यही कहा कि जब फिर आएंगे मेरे हस्बैंड, तब हम एक लेविश वाला अच्छा सा मीठा बना लेंगे। मैंने एक मीठा सोच के रखा हुआ है, कुछ वीक में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना, तब वो बनाएंगे। मैंने कहा हम ऐसे ही दूध सेवइयाँ बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना सहरी में खाई जाती हैं। मैंने कहा थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। जब से मेरी शादी हुई है ना, सारी चीज़ें करना मैंने छोड़ दी, और स्किन का बहुत बड़ा गर्क हो गया मेकअप करने की वजह से ना, छोटे छोटे से बम्प्स हो गए हैं। अभी मैंने क्लिनजिंग की है, स्क्रबिंग की, उसके बाद मैं ये डर्माकोस का रिफाइनिंग मास्क लगा रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत 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 अच्छा मास्क है। आगे समर आ रहे हैं, आप लोग ये वाला मास्क ले लीजिएगा। वीक में 2 या 3 दफ़े इसे अप्लाई करना होता है, सारी डिटेल्स लिखी हुई है किस तरह से लगाना होता है। एक थिन सी लेयर लगा के अपने 20 to 30 मिनट्स छोड़ देना, उसके बाद अपने फेस वॉश कर देना। स्किन इतनी क्लीन हो जाती है एकदम से, पोर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे दाने निकल रहे होते हैं फ़ौरन ख़त्म कर देता है एक ही दफ़ा में ना। ये बहुत 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 अच्छा मास्क है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं आपको बता भी इसीलिए रही हूँ क्योंकि इतना बेस्ट मास्क है ना, ये बहुत अच्छा और इतना सूथिंग इफेक्ट देता है ना, ये समर में बेस्ट मास्क है। तो इस मास्क को आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, आपको दुआएं देंगे मुझे चले खैर, वैसे भी दुआ दे दीजिएगा ये इस तरह का थिक सा क्ले मास्क होता है, लेकिन बहुत अच्छा है।